सो दिस चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 ये आपका तीसरा चैप्टर रहेगा, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने से हम इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट यूनिट जो है। ओके, अब ये पढ़ना हमें जरूरी क्यों है? आपको अगर पता होगा, अगर थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि 1991 में एक बहुत बड़ी हमारे सामने इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, और उस टाइम पे हमने जो भी हमारी जो पॉलिसीज थी उसमें एक ड्रास्टिक चेंज लाने की जरूरत पड़ी थी। तो 40 इयर्स का जो प्लान्ड डेवलपमेंट था हमारा, उसकी वजह से हमने स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनाया था। हम सेल्फ सफिशिएंट हुए थे किसमें? फूड ग्रेन्स में, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज रिगार्डिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो इसके साथ ही जितनी जरूरत थी हमारे पॉपुलेशन में लाइवलीहुड की, जितने एम्प्लॉयमेंट की चीजें आनी चाहिए थी, उतनी पॉसिबिलिटीज नहीं आ पाई थी। और इन 1991 a crisis in the balance of payment led to the introduction of economic reforms in the country। यहाँ पे देखिए, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ही है जो पहले का जो ढांचा है, जो फॉर्म है, उसको दोबारा से चेंज किया जाए, फॉर्म को। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने अकाउंट्स में पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो बताइए, नहीं पढ़ा, पढ़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से हमारी कंट्री का जो लेखा जोखा होगा, जो अकाउंट्स होगा, कि हमने कितना बाहर की कंट्रीज में अपना सामान बेचा और उससे हमने अर्न किया, और कितना हमने वहां की कंट्री से खरीदा, दूसरी कंट्री से, और कितना हमने दिया, उसी का हिसाब किताब था। तो जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हो गया था? पूरी तरीके से गड़बड़ा गया था, मतलब इसमें क्राइसिस आ गया था, मतलब हमारा जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा हो गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और जो हमारी इनकम थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। इसलिए हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको 3 बेसिक चीजें पढ़ने को मिलेंगी, दैट इज नेम्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं LPG। एलपीजी। क्लियर? यस मैम। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एलपीजी, और इस पूरे चैप्टर में आपको ये पता होना जरूरी है। इसका एक अप्रेजल करेंगे हम। देखो, जो नई चीज इंप्लीमेंट की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लेकिन उसके लाने के बाद उसके क्या इफेक्ट पड़े? पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए होंगे। तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमको इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंडिया में। दूसरा, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फॉर्म पॉलिसीज वेयर इंट्रोड्यूस। एकदम से अगर हम कुछ पॉलिसीज में चेंज लाते हैं तो उसके पीछे कुछ तो ढांचा या कुछ मैकेनिज्म काम करता है जिसके हिसाब से वो काम किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे हम। एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। और इसके साथ ही जो ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा था, यस मैम। ठीक है, तो उसके भी जो भी इम्प्लीकेशंस थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर्स, और उसके साथ ही जो हमारे 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी, उस पे क्या इफेक्ट पड़ा इन तीनों का, एलपीजी का, वो भी हम देखेंगे। ओके, यस आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। हमने पहले के चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ब्रिटिश रूल के टाइम बहुत खराब हो गई थी, और जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी कि हम उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाए, लेकिन हमारे सामने इतने ज्यादा चैलेंजेस थे कि उसको ओवरकम करने में हमें काफी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उसको काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया और मैनेज किया। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि हम कौन सी इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं। हम लीड कर रहे थे मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि एक कॉम्बिनेशन था किसका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है,
Some scholars argue that over the years this policy resulted in the establishment of variety of rules and law. कुछ जो स्कॉलर्स कहते हैं वो कहते हैं कि हमने इस मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके क्या कर दिया था, अपनी जो ग्रोथ थी उसको स्पीड को काफी कम कर दिया था. अगर हम उस स्पीड को मेंटेन करके रखते तो वो काफी अच्छा होता. So it ended up instead in hampering the process of growth and development. Others state that India, which started this development from near stagnation, has since been able to achieve growth in savings, developed a diversified industrial sector which produces a variety of goods and has experienced sustained expansion of agriculture output which has ensured food security. हमने सिर्फ एक जगह पे बहुत अच्छा काम किया था और वो था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो हमारी फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स को, उस चीज को हमने ओवरकम कर लिया था. लेकिन इसके साथ ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ठीक है, इसको हम फॉरेक्स भी कहते हैं. फॉरेक्स दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रहता है कि जब भी हम किसी बाहर की या दूसरी कंट्री के साथ कुछ बिजनेस करते हैं तो हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है रुपए पैसे का, वो एक इंटरनेशनल मनी के हिसाब से होता है. ना तो हम अगर उनसे सामान खरीद रहे हैं तो हम अपने रुपए देंगे, वो नहीं करेंगे, वो डॉलर के ऊपर बेस होके होता है. तो हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए जिसमें हमारे पास डॉलर्स स्टोर करके रखे रहते हैं. और ये सब कुछ कौन देखता है? आरबीआई. तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारा मेंटेन नहीं हो पा रहा था. वो इंपोर्ट किसके करने की जरूरत पड़ती थी? पेट्रोल एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स ड्रॉप टू द लेवल दैट वे आर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट. हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1991 से पहले एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हम 15 दिन तक भी क्या नहीं कर सकते थे? अपना गुजारा नहीं कर सकते थे. मतलब जितना भी हम बाहर से सामान खरीदते थे दूसरी कंट्रीज को, उसको पे करने के लिए हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था. इसके साथ ही इस क्राइसिस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, हम बहुत सारा सामान क्या करते थे? बाहर की कंट्रीज से खरीदते थे. हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे. अगर हम ज्यादा सामान खरीदेंगे और बेचेंगे कम तो जाहिर बात हमारे पास इनकम कम हो रही है और हम दूसरी कंट्रीज के पास. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होते जा रहा था. और इसके साथ ही क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या हो रहा था? हमारे यहाँ कंट्री में लोगों के पास इनकम उतनी नहीं हो रही थी. और साथ ही इसका एक बहुत बुरा असर जो ये पड़ रहा था, हमारे पास बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमने फॉरेन कंट्रीज से डेब्ट लिया था, बहुत सारा वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ से हमने क्या लिया था? बहुत सारा कर्जा लिया था. तो उस कर्ज को भी रीपे करना था. हमने जितना भी डेब्ट लिया था उसको रीपे करने के लिए, उसके जो इंटरेस्ट थे उसको पे करने के लिए भी हमको पैसे की जरूरत पड़ती थी. तो इन सब चीजों की वजह से गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को में बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ी. ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे इस बैकग्राउंड में. इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया. यहाँ पे बेसिक चीज यही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो हमारा कहाँ पे पहुंच गया था? वो इस कंडीशन पे आ गया था जिसको मतलब 15 डेज के लिए भी उसको हम रन नहीं कर सकते थे. तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई थी, इट ट्रेस फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s. 1980s में जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन थी वो सही तरीके से लीड नहीं हो पा रही थी. वी नो दैट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट generates funds from various sources such as taxation, running of public sector enterprises etc. गवर्नमेंट का जो खर्चा आता था, मतलब इनकम होती थी, वो कहाँ से आती थी? एक तो टैक्सेशन से, लोग जो टैक्स पे करते थे, और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी उसकी वजह से. अब ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा क्या किए थे? इंडिया ने अपने कंट्रोल में रखा था. इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 17 के आसपास ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का ही पूरा हाथ था, वहां पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था. और हमारी जो पॉलिसीज थी वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि कोई भी इंडस्ट्रीज को खोलना काफी मुश्किल था. इन सब की वजह से और क्या हुआ था? द गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स एंड आल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और ये जो डेफिसिट थी, जो हमारी कमी थी, मतलब हमारी इनकम कम है और हमारा खर्चा ज्यादा है, उसको घाटे को पूरा करने के लिए बहुत सारा क्या लिया था गवर्नमेंट ने? कर्जा ले लिया था. ओके,
When we import goods like petroleum, we pay in dollars, which will be earned from our exports. देखो हमारे पास डॉलर्स आएंगे कहाँ से? हम अगर अपना कुछ सामान बेचेंगे उसके बदले में ही तो फॉरेन कंट्रीज हमको डॉलर में पे करेगी, ठीक है? अब हम Yes, ma'am. पेट्रोलियम को Yes, खरीदने ma'am. के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत सारा डॉलर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना सामान कम बेच रहे हैं, तो हमारे पास तो कम डॉलर है, इसकी वजह से Yes, ma'am. डेफिसिट की कंडीशन आती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके साथ ही हमारी रेवेन्यूज थी गवर्नमेंट की, वो भी काफी कम थी। द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट द चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको पता है हमारी कंट्री जो है वो वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आती है पॉपुलेशन में। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी Yes, ma'am. प्रॉब्लम्स है जो हमारी कंट्री में लीड कर रही है फ्रॉम द कॉलोनियल Yeah. पीरियड, ठीक है? तो अराउंड 70 इयर्स हो गए और आज भी हमारे यहाँ पॉवर्टी, पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है आफ्टर इंडिपेंडेंस के 73 इयर्स के बाद भी वो हमारे सामने वैसे के वैसे ही है। कम हुए हैं पहले से, लेकिन अभी भी है, मतलब पूरी तरीके से हम उनसे ओवरकम नहीं हो पाए हैं। तो जो डेवलपमेंट Yes, प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को चलाने पड़े, उसके पीछे बहुत ज्यादा क्या करने की जरूरत है? फंड की जरूरत है। और वो फंड गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? अपने रेवेन्यू से, जो एडिशनल उसका इनकम होगा उसी से वो लेके आएगी। सो मोर ओवर द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू sufficiently from internal sources such as taxation। मतलब हमारा जितना खर्चा था उतना हम इनकम नहीं कर पा रहे थे गवर्नमेंट। इसका और एक रीजन था कि जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स थे उनको जितना इनकम करना चाहिए था या सोचा गया था जितना उनसे इनकम आएगा वो इनकम वहां से नहीं आ पाया था। तो जो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो बहुत बड़ा शेयर जो इनकम का था वो अपना खर्च कर रही थी। नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न सच एज द सोशल सेक्टर और डिफेंस, देयर वाज अ नीड ऑफ यूटिलाइज रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इन अ हाईली एफिशिएंट मैनर। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। हमें जो जरूरी जगह थी, जैसे हम अपने डिफेंस को या सोशल सेक्टर को ज्यादा स्टैब्लिश करने के लिए खर्चा करते, हम कर ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स थी, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको दूर करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था। दूसरा जो हमारे पब्लिक सेक्टर अभी जो मैंने बताया वो उतना हो पा रहा था, वो घाटे में जा रही थी। अभी जैसे आप लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हो बीएसएनएल का, Yes, ma'am. ठीक है? गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी है, उसके रेट्स वगैरह जो है लगभग प्राइवेट सेक्टर के बराबर ही है, लेकिन अभी भी क्या हो गया है? घाटे में चल रही है। जियो की वजह से, एयरटेल की वजह से वो क्या चल रहा है? लॉस में चल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर्स जो है वो प्रॉफिट के हिसाब से काम नहीं करती जो कि प्राइवेट सेक्टर कर रही थी, लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट को घाटा हो रहा था। ओके, so our foreign exchange borrowed from other countries and international financial institution was spent on meeting consumption needs। जितनी भी हमारी कंजम्पशन हो रही थी, मतलब जो भी हम सामान बाहर से मंगवा रहे थे, जैसे देखो अगर हम अपने यहाँ पे, हमारे पास आजकल जितनी इंडस्ट्रीज है, हम जितना सामान खुद से तैयार कर ले रहे हैं, 90s के टाइम पे इतना हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज इतनी नहीं फैली हुई थी। तो इसलिए हमें बहुत सारा सामान क्या करना पड़ता था? की कंट्रीज से मंगाना पड़ता था, और हमारा बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता था इसी में खर्च हो जाता था। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता था? वर्ल्ड से लोन लेना पड़ता था। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आप 90s के टाइम का अगर आप गूगल में सर्च करते तो आपको मिलेगा कि इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा लोन का बर्डन था। ओके, इसलिए जरूरत थी कि हम अपने कुछ पॉलिसीज में चेंज लाए, ताकि हम क्या करें? अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए और इम्पोर्ट को कम करें। मतलब हम अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंट्रीज को बेचे और कम से कम सामान उनसे मंगाए। कम से कम सामान मंगाने के लिए जरूरी है कि हम खुद से अपने सामानों को, उन सामानों को खुद प्रोड्यूस करें, ताकि हमें बाहर से उसको मंगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? ओके, Yes, ma'am. इसके साथ ही इन द लेट 80s ये जो प्रॉब्लम हुई, देखो जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ये अराउंड मिड 60 से 75 और 75 से 85 तक वो ठीक ठाक चला था। लेकिन जो 85 के बाद के ईयर्स थे, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय सच लार्ज मार्जिन्स दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरिंग बिकेम अनसस्टेनेबल। 1985 के बाद से कुछ कंडीशंस ऐसी चेंज हुई जिसकी वजह से
हमारे जो खर्चे थे गवर्नमेंट के, जो प्लीज कीप योर माइक्स म्यूट। ओके, तो इसकी वजह से जो खर्चे थे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, उसको वो पूरा नहीं कर पा रही थी, और जो मार्जिन था इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, रेवेन्यू का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च कर रहे हैं, उसके बीच में जो मार्जिन था, गैप था, वो बढ़ता गया। मतलब हम कमा कम रहे और हम खर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और उस गैप को फिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। तो ये जो बोरो था वो क्या हो गया, धीरे धीरे अनसस्टेनेबल हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें महंगी होने लगी, प्रोडक्शन कम होने लगा। इंपोर्ट्स ड्यू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमारी इंपोर्ट करने की जो काबिलियत थी वो क्या हो गई, हमने बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सामान बाहर से मंगवा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो एक्सपोर्ट जितना होना था उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। So as pointed out earlier, foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks. तो 2 हफ्ते से भी ज्यादा का सामान खरीदने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर्स हमारे पास नहीं बाकी थे। So there was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needs to be paid to international lenders. इसके साथ ही इंटरनेशनल लेंडर्स जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, जिन्होंने हमें लोन दिया था, उनको पैसे चुकाने के लिए भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नहीं बच गई थी। तो ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। और इंडिया इतनी मतलब भी तो नहीं कहना चाहिए, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था कि मतलब कोई भी उसको क्या नहीं देना चाह रहा था, दोबारा से कर्जा नहीं देना चाहता था। ठीक है, क्योंकि हम कर्ज के एक जो चक्र बोलना चाहिए, उस चक्र में हम घिर गए थे। ओके, तो इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये IBRD। देखो बेटा, यहाँ पे जितने भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगे, इनके नेम्स को आपको याद रखना है, ठीक है? यस मैम। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अभी आपको बताया था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इसके साथ ही इंटरनेशनल बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब जो हमारी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी उसके लिए जो बैंक है इंटरनेशनल लेवल पे, उनसे हमने क्या किया, हेल्प ली। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं, IBRD को ही। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, यू कैन से IBRD। एंड रिसीव्ड 7 बिलियन एज द क्राइसिस। इस क्राइसिस में हमारी हेल्प वर्ल्ड बैंक ने की, और उन्होंने हमें $7 बिलियन का लोन दिया। So for availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restriction on the प्राइवेट सेक्टर। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक छूट तो दी, मतलब इतना सारा उनको क्या दिया, लोन दिया इंडियन गवर्नमेंट को। साथ ही उनसे रिक्वेस्ट की कि वो क्या करे, जो बहुत ज्यादा उनके रेस्ट्रिक्शंस थे कि प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करने देना है या उनको अपने हिसाब से उनको बिजनेस करने नहीं देना है, उसमें छूट देने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए कहा गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मैनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इसके साथ ही इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में जो बिजनेस के जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे उसको भी हटाया गया। एक मॉनेटरी पॉलिसी में इससे पहले जो डिसीजन लिया गया था 1990s में, वो ये किया गया था कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज को अपना सामान इंडिया में बेचने की क्या नहीं थी, सहूलियत नहीं थी। आज आपको परमिशन नहीं थी। आज आपको बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए, मोटर कार्स में चले जाइए, फैशन में चले जाइए, हर एक फील्ड में आपको मिलेंगे कि फॉरेन कंट्रीज क्या कर रही है, यहाँ पे आके अपना बहुत सारा सामान, अपने ब्रांड्स को यहाँ पे वो लॉन्च कर रही है, बेच रही है। लेकिन इस टाइम पे 90s के पहले ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं था। इसीलिए लोग क्या करते थे, जो मतलब अफोर्ड कर सकते थे, वो बाहर से फॉरेन कंट्री से अच्छी क्वालिटी के सामान को क्या करते थे, इंपोर्ट करवाते थे। ज्यादा टैक्सेस देके भी, टैरिफ देके भी वो क्या करते थे, उस चीज को खरीदते थे, क्योंकि वो क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते थे। तो इस बात पे वर्ल्ड बैंक के साथ इंडिया एग्री हुई और उसने अपनी कंडीशनलाइज की कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो लॉन्च करेगी। ठीक है,
तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई जुलाई 1991 में। सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे NEP. ओके, अनदर वन थिंग NEP. The NEP consisted of wide ranging of economic reforms. इसमें बहुत सारे economic reforms किए गए, सिर्फ छोटे मोटे कुछ changes नहीं किए, बहुत ज्यादा reforms किए गए. The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. इसमें क्या किया गया? सबसे मेन चीज तो जो कंपटीशन नहीं था इंडियन मार्केट में, उस कंपटीशन को लाया गया वर्ल्ड के साथ. मतलब बाहर की कंट्रीज के सामान अगर यहाँ पे आ रहा है तो उस क्वालिटी के साथ यहाँ के लोगों को क्या करना था, अपना सामान जो वो प्रोड्यूस करेंगे बनाएंगे, स्टैंडर्ड को बराबर पे लाना था, कंपटीशन में आना था. और इसके साथ ही जो बैरियर्स थे मार्केट में एंट्री और ग्रोथ करने की फॉर्म्स की, उसको रिमूव किया गया. ठीक है, मतलब पहले गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग रखा था कि आपको लाइसेंस लेना है, आप कुछ सामान बनाने के लिए ही अपना लाइसेंस ले सकते हो, उसके अलावा बाकी सारा सामान क्या करती थी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के हिसाब से अपने हिसाब से बनाती थी. लेकिन उस चीज को धीरे धीरे हटाया गया. So the stabilization measures and the structural reforms measures, stabilization measures are short term measures. तो ये जो measures थे इसमें दो measures लिए गए, दो ग्रुप किए गए इस पॉलिसीज में. पहला था the stabilization measure और दूसरा था structural reforms measure. जो stabilization measure था वो short term measure था. ठीक है, इसमें क्या किया गया, intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment. इसमें क्या गया, जो हमें एकदम कम टाइम के लिए, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास 15 दिन का बचा हुआ था, 14 दिन का बचा हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए उस चीज को ठीक किया गया. एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, और जो इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई थी, मतलब हमारा प्रोडक्शन कम था और हमारी कीमतें बहुत ज्यादा थी, उसको कंट्रोल किया गया. अगर हमको साफ साफ बातों में समझाए इसको, सो वी कैन से दैट this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserve and keep the rising prices under control. इसलिए foreign exchange में जो हमारी कमी आ गई थी, वो 7 बिलियन जो हमारे पास डॉलर आए थे, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या किया गया, उसको बैलेंस करने के लिए यूज किया गया. On the other hand, structural reform policies are long term measures. इसके साथ ही जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, जो अभी हमने दूसरा पॉइंट देखा था. यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एम किया गया इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटी इन वेरियस सेगमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो मैंने अभी बताया आपको कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही ज्यादा कंट्रोल था, उससे धीरे धीरे छूट देने की कोशिश की गई. जो रिजिडिटी थी, मतलब एक अड़ियलपना था गवर्नमेंट का, उसको छूट देने के लिए कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर को, दूसरी कंट्रीज के इंडस्ट्रीज को यहाँ पे आने के लिए क्या किया जाए, इंडिया के मार्केट को ओपन किया जाए. ठीक है, so the government initiated a variety of policies which fall under 3 heads. अब गवर्नमेंट ने जितनी भी अलग अलग पॉलिसीज को रूल किया, वो बेसिकली 3 जो हेड्स है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीनों ही चीजें बेसिक है. अच्छा, अब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है, कोई मुझे बता सकता है रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन? वर्ल्डवाइडनेस. मैम हमारे गुड्स और सर्विसेज को अपन मैम द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. वन बाय वन. कृतिका, यू स्पीक. मैम all the goods which we exchange or import or export in the world beyond our boundary. Okay. Anything else? कोई और बताना चाहेगा? मैम ग्लोबलाइजेशन अराउंड वर्ल्ड. Okay. Now हम ग्लोबली सबके साथ कनेक्ट होना और सबको सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे हम okay बनाते हैं. मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड के साथ हमारा जो बिजनेस था वो हमने ओपन कर दिया. हमने ये छूट दे दी कि हमको फॉरेन की कंट्रीज को हमने यहाँ पे छूट दी कि आप आइए अपना सामान यहाँ पे बेचिए. दूसरा, हमने अगर उनको छूट दी तो उन्होंने भी हमको छूट दी कि हम अपना सामान ले जाके क्या कर सकते हैं, वहां पे बेच सकते हैं, वहां पे बेच. ठीक है, सो दैट वाज ग्लोबलाइजेशन. उसके बारे में हम थर्ड पॉइंट में एंड में पढ़ेंगे. पहले
करते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का जो टर्म का मीनिंग होता है, वर्ड का मीनिंग होता है, वो होता है छूट देना। मतलब जितनी भी सख्ती थी उसको धीरे धीरे क्या किया जाए, लिबरल किया जाए, थोड़ी छूट दी जाए उसमें, ठीक है। As pointed out in the beginning, rules and laws which were aimed at regulating the economic activities became major hindrances in growth and development. Hindrances का मतलब होता है बहुत बड़ी hurdles, रुकावटें, okay. So liberalization was introduced to put an end to these restrictions, open various sectors of the economy. तो जितने भी अलग अलग सेक्टर्स थे, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, इन तीनों सेक्टर्स में जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी उसको धीरे धीरे क्या किया गया, हटाया गया। Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in areas of industrializing licensing, जैसे 1980 में ही बहुत सारे लिबरलाइजेशन दिया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में, लेकिन उसका भी हमें उतना बेनिफिट हुआ जितना हमें होना चाहिए था, और ये नहीं होने की वजह से क्या हुआ था, हमें दिक्कत आ रही थी इतनी, ओके। इसीलिए हमें एक ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत थी, फिजिकल पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनमें रिफॉर्म पॉलिसीज की जरूरत थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट करना है इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, उनका ब्रांड रहेगा, लेकिन वो क्या करेंगे, अपना पैसा लगा के यहाँ पे बैंक्स खोल सकते हैं वो, ठीक है। जो मल्टीनेशनल बैंक्स वगैरह जो लॉन्च हुए हैं वो सब इसी का एक हिस्सा था, ओके। So these reforms were initiated in 1991 were more comprehensive. 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक जो पहले एक लिमिटेड था उसको और ज्यादा बढ़ाया गया, such as the industrial sector, financial sector, tax reforms. इन सारे सेक्टर्स में क्या किया गया, चेंज किया गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स ग्रेटर अटेंशन इन एंड आफ्टर 1991। तो 1991 के बाद ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया और उसमें बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन की वजह से बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको डीरेगुलेशन किया गया, मतलब उन रूल्स में थोड़ी छूट दी गई। So in India, regulatory mechanism were enforced in various ways. बहुत अलग अलग तरीके से किया गया। पहला industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced. पहले इंडिया में 1991 से पहले ये कंडीशन थी कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अगर अपना कोई फर्म खोलना चाहता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, उन सब की परमिशन उसे गवर्नमेंट से लेनी पड़ती। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो टोटली किसके अंडर में थी, गवर्नमेंट के अंडर में, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था, उसको हटाया गया। नेक्स्ट था some goods could be produced only in small scale industries. कुछ गुड्स को क्या किया गया था, सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, उसके लिए रिजर्व करके रखा गया था, उसको भी हटाया गया। कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसके साथ ही प्राइस भी गवर्नमेंट के हिसाब से फिक्स की जाती थी कि आप इससे ज्यादा या इससे महंगा सामान नहीं बेच सकते थे। तो इन सब चीजों में क्या किया गया, चेंजेस लाया गया। The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. Industrial licensing was abolished for almost all but product categories. कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के ही क्या किया गया, सारी चीजों से किया गया। ये प्रोडक्ट्स थे अल्कोहल, सिगरेट, हैजर्डस केमिकल्स, जो इंडस्ट्रीज में यूज होती, बहुत हार्ड केमिकल्स होती है वैसी केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, जैसे खदान वगैरह में जो एक्सप्लोड किया जाता था उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन सब को क्या करने की जरूरत थी, अभी भी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग की जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनके साथ लीड करना था। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा यहाँ पे क्या करने की जरूरत थी, इतने सारों को गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत है। और इसके अलावा इन 3 जगह को छोड़ के, जिसमें है डिफेंस इक्विपमेंट, जितने भी डिफेंस बनने वाले उनके हथियार है, मशीन्स है और जो टैंक्स है, उन सब के बारे में
इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट, इन तीनों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा। बाकी सारी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने छूट दे दी प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने की। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व, और बहुत सी ऐसे सामान जो पहले सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती थी उसको भी रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, वो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी ओपन कर दिया गया। इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस, और मार्केट को ही क्या करने की छूट दे दी गई, प्राइस डिटरमाइन करने की। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को आने दिया गया है। इसके साथ ही कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, जैसे बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे भी जो ऑपरेशंस होते थे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के और फाइनेंशियल सेक्टर और इंडिया में, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रेगुलेट करती थी। आपको पता ही है कि मैंने बैंकिंग के बारे में लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। यू मे बी अवेयर दैट ऑल बैंक इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड दो वेरियस रिफॉर्म्स, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बाय द आरबीआई। ये सब कुछ आरबीआई के हिसाब से ही लीड कर रहा था। तो द आरबीआई डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्फ। जो भी हमने आपके एलआरआर और एसएलआर सीआरआर के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीजें वही है। ये सारा रेगुलेशन अब किसके कंट्रोल में आ गया था, आरबीआई के पास। तो आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर टू फाइनेंशियल सेक्टर। तो इस टाइम पे क्या चेंजेस आया था 1991 के बाद? जो ये पहले रेगुलेटर सिर्फ वो रेगुलेटर का काम करता था, मतलब वो कंट्रोल करता था, अब उसकी वजह वो फैसिलिटेटर, मतलब कैसे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हेल्प करे दूसरे कमर्शियल बैंक्स की, उसके हिसाब से वो काम करने लगा। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। आरबीआई नजर जरूर रखती है, लेकिन बहुत जगह पे वो क्या देती है, कमर्शियल बैंक्स को अपने हिसाब से डिसीजंस लेने की छूट देने लगा। हो पाया 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। इसके साथ ही ये जो रिफॉर्म पॉलिसीज थी, इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो भी स्टैब्लिश हुए। उससे पहले तक आप देखोगे तो सिर्फ जो नेशनलाइज्ड बैंक थे वही हमारी कंट्री में थे, ठीक है। तो दोज बैंक विच वेर फुलफिल certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI, ठीक है। जो जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सके, जो भी बैंक 50% के आसपास का भी अगर ला सके, तो उनको छूट दी गई कि वो अपने हिसाब से जहां चाहे वहां पे ब्रांचेस अपने ओपन कर सके। तो इस तरीके से क्या हुआ, बैंक्स का बैंकिंग सिस्टम जो था वो इंडिया में और ज्यादा उसका जो नेटवर्क था वो स्ट्रॉन्ग हुआ। So though bank have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holders and the nations. गवर्नमेंट ने छूट तो दी कि आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट के साथ ही उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रखे, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था, जिसका मतलब है सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स। ये जो फंड्स है ये पहले नहीं थे 1991 के पहले, वो सब उसके बाद आए हैं। आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। इसीलिए आपको बहुत सारे ऐसे अलग अलग पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चलेगा जो इंडियन बैंक्स के हिसाब से नहीं है, वो डायरेक्टली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। दैट इज कॉल्ड FII। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड रिफॉर्म था दैट इज टैक्स रिफॉर्म। हम अभी सिर्फ लिबरलाइजेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ओके। तो टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी which are collectively known as its fiscal policy। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जो भी घाटा हुआ है या जो गवर्नमेंट का जो बजट बनता है, पॉलिसीज होती है, उसमें जो भी टैक्स रिफॉर्म्स को यूज किया जाता है। टैक्स का आपको पता ही है कि ये बेसिकली गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू या इनकम होता है, ओके। तो 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में भी आपको पता है। Yes, ma'am. Profits and business enterprises, since 1991 there has been a continuous reduction in the taxes on individual income, as it was felt that high rates of to income tax were an important reason for tax evasion। टैक्स को भी चेंज करने की जरूरत थी, क्योंकि इनकम टैक्स जो था उसको बढ़ाने से क्या हो सका,
जो टैक्स इनकम थी गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी वो बढ़ सकी. इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम रेट्स इनकरेज सेविंग्स एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम. अगर टैक्सेस कम है तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा जमा करेंगे, तो वो उनका सेविंग तो होगा. द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच वाज वेरी हाई अर्लियर हैज बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड. जो कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब अगर इंडस्ट्री खोलनी है तो एक कॉर्पोरेट टैक्स जो देना पड़ता है वो बहुत ज्यादा रखा गया था, इसलिए लोग इंडस्ट्रीज में क्या नहीं करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, तो उसको कम किया गया. ठीक है. इसी के तरीके से द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें क्या किया गया, लेविड ऑन द कमोडिटीज, बहुत सारी सामानों के ऊपर जो कंज्यूमर गुड्स है उसके ऊपर क्या किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस पुट किए गए in order to facilitate the establishment of common national market for goods and commodities. इससे क्या हुआ कि पूरे इंडिया में एक कॉमन मार्केट मिला, मतलब एक सामान का जो रेट एक स्टेट में जो है उसका सेम रेट ही आपको दूसरे स्टेट में भी मिलेगा, मतलब पूरे इंडिया में क्या आया, यूनिफॉर्मिटी आ गई. In order to encourage better compliance on the part of taxpayer, many producers have been simplified and the rates also substantially lowered recently. The Parliament passed a law, Goods and Service Tax (GST). 2016 में GST आया है, जिसकी वजह से इसको और ज्यादा क्या किया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है. यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है. पहले इसके अलावा नहीं तो सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, ऐसे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस करते थे. उसी को और ज्यादा सिंप्लीफाइड करके CGST और SGST सेंट्रल का और स्टेट के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया गया है. नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. हमारी जो क्राइसिस स्टार्ट हुई थी वो फॉरेन एक्सचेंज के यहाँ से ही हुई थी. ओके, so the first important reform in the external sector was made in foreign exchange market in 1991 as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis. अभी बताया जो शॉर्ट टर्म उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया था वो यही किया था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में. द रूपी वाज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज. डिवैल्यूएशन क्या होती है, जब आपकी रूपी की वो क्या हो जाती है, डॉलर के हिसाब से कम हो जाती है. मतलब पहले अगर रूपी की कीमत $1 पे हम 50 रुपए अगर देते थे $1 के एक्सचेंज में, अब अगर हम उसके $1 के एक्सचेंज में अगर 55 रुपीज देते हैं तो हमारी रूपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डीवैल्यू होगी, वैल्यू कम हो गई. ठीक है, तो ये डीवैल्यूड होती गई थी. सो दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसकी वजह से क्या हो गया था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया था. हाँ, इट ऑल्सो सेट द टोन to free the determination of rupee value in the foreign exchange market. इसकी वजह से क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रूपी की वैल्यू कम हो गई. ठीक है, तो उसको फ्री करने के लिए क्या जरूरत थी, गवर्नमेंट कंट्रोल की. नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसके बारे में भी एक डिटेल में चैप्टर है जहाँ पे आपको पूरे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में. सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का. अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हो, जहाँ पे हम पूरे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी यूज किए गए थे अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. नेक्स्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. Liberalization of trade and investment regime was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into the economy. The aim was also to promote the efficiency of local industries and adoption of modern technologies. ठीक है, जब फॉरेन कंट्रीज को यहाँ पे क्या किया गया, ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, तो इससे एक चीज हुई, यहाँ पे कंपटीशन का एक जो भावना थी वो आ गई लोगों में. तो यहाँ का प्रोडक्ट्स का जो स्टैंडर्ड था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा. पहले इंडिया का जो सामान जो प्रोडक्शन होता था उसका इतना खराब रहता था कि हम फॉरेन कंट्रीज में उसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता था. तो इसलिए अगर हम उसका एक्सपोर्ट करना चाहते थे वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था. So in order to protect domestic industries, India was following a regime of quantitative restrictions on the imports. अब इंडिया ने क्या किया था, पहले 1991 से पहले क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रखा था इंपोर्ट के ऊपर. मतलब मान लो आप किसी कॉस्मेटिक्स को मंगवा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की जो कॉस्मेटिक्स आती है उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है, तो उसकी एक
क्वांटिटी डिसाइड की गई थी कि इससे ज्यादा आप क्वांटिटी नहीं मंगवा सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते तो आप क्या करोगे, आप लोकल मार्केट में डोमेस्टिक सेलर्स जो भी आपको सामान बेच रहे हैं, जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसको खरीदोगे। इससे हमारी कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनका लॉस नहीं होगा। ठीक है। So this was encouraged through tight control over imports and by keeping the tariffs very high। और इसके साथ ही imports के ऊपर बहुत ज्यादा taxes लगा दिए गए थे। मतलब आप 50 रुपए का सामान अगर खरीद रहे हो तो मान लो वो आपको 70-80 रुपए उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लोग नहीं देना चाहेंगे, वो क्या करते थे, उसके बदले में यहाँ का सामान ही खरीदते थे। So these policies reduced efficiency and competitiveness which led to slow growth of the manufacturing sector। किया गया था यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो थी, जो लोकल इंडस्ट्री या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उसको सिक्योर करने के लिए, ताकि उनको फॉरेन का कंपटीशन झेलना ना पड़े। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया था, जो ग्रोथ होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो नहीं हो पाया, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था। उन्हें पता था वो कोई भी क्वालिटी बनाए, वो जो प्राइस रखेंगे उस हिसाब से सामान उनका इंडिया में बिक जाएगा। So the trade policy reforms aimed at first dismantling the quantitative restrictions on import and export। तो पहली चीज क्या की गई, इसमें जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी कि आप इंपोर्ट इतने ही सामान का मंगवा सकते हो, उस क्वांटिटी को हटा दिया गया। दूसरा रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, और जो बहुत ज्यादा पुट किए गए थे उसको भी कम कर दिया गया। तो लोग ज्यादा बाहर से सामान मंगवाने लगे इंपोर्ट। अगर मंगवाएंगे तो इसके बदले में क्या होगा, यहाँ की इंडस्ट्रीज को डर लगेगा कि अब लोग बाहर से अगर कॉस्मेटिक्स मंगा रहे हैं तो उनका सामान नहीं बिकेगा, तो वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ थर्ड जो अटेम्प्ट किया गया था वो था रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इम्पोर्ट्स। पहले इंपोर्ट सामान करने के लिए किसकी जरूरत थी, लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। मतलब आपको फॉरेन कंट्रीज अगर अपना सामान यहाँ पे बेचना चाहती है तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। इससे क्या हो गया, जो एक रुकावट थी एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए थी, वो हट गई। ठीक है। So in quantitative restrictions on import and manufactured consumer goods and agricultural products were also fully removed from April 2001। और इसमें और ज्यादा छूट कब से आ गई, अप्रैल 2001 से। ठीक है। इसमें फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हो गए, ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो इंपोर्ट्स के ऊपर थी उसमें से हटने के लिए। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज जो थी, मतलब अगर हम सामान बाहर बेच रहे उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी उसको भी हटाया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ से भी जो प्रोड्यूसर थे वो चाहते थे कि अब उनका सामान फॉरेन कंट्रीज में जाके बिके, और इसके लिए वो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे आ सके। बाहर बेचने के लिए तो उनको उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि फॉरेन कंट्रीज कौन से स्टैंडर्ड का सामान खरीदना चाहती है। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ इसके बाद आता है नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन वेरी इजी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जितना भी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में जो भी इंडस्ट्रीज थी, धीरे धीरे उसको क्या कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइज कर दिया। implies shedding of ownership of management of government owned enterprises। जो उनका ओनरशिप और मैनेजमेंट था, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, धीरे धीरे प्राइवेट्स को, कंपनीज को दो तरीके से दे दिया। पहला था बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, मतलब वो ओनरशिप और मैनेजमेंट से हट गई पब्लिक सेक्टर से। दूसरा था बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और दूसरा था उसने डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, Public sector company. ठीक है। ठीक है। इन दोनों को और एक चीज इसमें इंक्लूड होती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। देखो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, जब उन्होंने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो इसके बदले में उनका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। पहले उन्होंने कुछ पब्लिक सेक्टर को जब चालू किया था उसके पीछे उन्होंने कुछ खर्चा किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। जब उन्होंने उसको बेच दिया तो वो कहलाया डिसइन्वेस्टमेंट, जब उनको उसके बदले में पैसा मिल गया बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है। ये पीएसई का फुल फॉर्म है, गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, इसी को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसका जो पर्पस था गवर्नमेंट के पास वो बेसिकली था उसकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल फैसिलिटेट करने के लिए। PSCs क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस।
ये दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ओके, देखा? Yes, ma'am. Public sector enterprises, that is short form of PSE. So to the Yes, public ma'am. is known as disinvestment. The purpose of the sale according to government was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? बहुत ज्यादा उसको फैसिलिटेट करने की सुविधा मिली, मॉडर्न करने की। ठीक है, प्राइवेट के हाथ में चला गया तो वो उस हिसाब से उसमें चेंजेस ला सकते। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो पैसों की कमी आ रही थी गवर्नमेंट के पास, उससे भी गवर्नमेंट धीरे धीरे रिकवर करने लगी। It was also envisaged that private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of public sector units. इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर का जो भी एफर्ट है वो उसके मैनेजरियल कैपेबिलिटीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे आपको एक टर्म मिल रहा है नवरत्न एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसीज। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए आप महारत्नास दिया हुए हैं। ये एक्चुअल में कुछ ऐसी कंपनीज थी जो गवर्नमेंट के पास थी और अभी भी उसमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो गवर्नमेंट के पास ही है। तो पहला था द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर डिजाइन्ड एंड डिफरेंटली स्टेटस। फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विद देयर स्टेटस आर। ये महारत्न इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के अंडर में थी और इसका नाम लिया गया था, जैसे आपने महाराजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, उनके दरबार में जो नवरत्न थे, 9 रत्न थे, उसके हिसाब से इन सारे नामों को लिया गया था महारत्न। तो महारत्न में आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सेल, SAIL, ओके, IOCL, ये सब अभी भी गवर्नमेंट के अंडर में ही है। इसके अलावा नवरत्न में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और मिनी रत्नास में आता है भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपको मैं PDF सेंड कर दूंगी, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें सिर्फ आपको नाम और कब इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे वो आपको पता होना चाहिए। ओके, Yes, ma'am. आगे देखते हैं। The government envisaged that privatization could provide strong impulse to inflow of FDI. FDI means foreign direct investment. Privatization करने से और एक चीज क्या हुई, फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने लगा। मतलब फॉरेन की कंट्री के इंडस्ट्रीज या वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर सकते थे, डायरेक्टली यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए, इन सब चीजों की जो कमी थी उसको धीरे धीरे ओवरकम करने की कोशिश की गई। The government has also made attempts to improve the efficiency of public sector units by giving them autonomy in taking managerial decisions. इसके साथ ही उन्होंने किसको छूट दी? कई जगह पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को गवर्नमेंट ने मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए छूट दी। मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, कई बार वो उनको पता है कि हमको घाटा हो रहा है, हमको इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, हम अगर एम्प्लॉयज 50 एम्प्लॉयज को निकाल देंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन। लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, हाँ, वो हटा नहीं पा रहे थे लोगों के वेलफेयर को सोचते हुए, सोशलिस्ट की तरह सोचते हुए। तो जब उन्होंने क्या कर दिया, मैनेजरियल डिसीजंस पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, इस तरीके से जो इम्प्रूवमेंट होना था बिजनेस में, जो फायदा होना था, वो इम्प्रूव होने लगा। So for instance, some PSUs have been granted special status as Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas. ठीक है, इसीलिए जब मैनेजरियल डिसीजंस कुछ प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, इससे बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट को, और इसीलिए उनको महारत्न के हिसाब से, नवरत्न और मिनी रत्न के हिसाब से नाम दिए गए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको पता ही है, जैसे वर्ल्ड मार्केट के लिए इंडिया के दरवाजे खोल देना, कि मतलब यहाँ पे क्या हो सके, फॉरेन के लोग यहाँ पे आके अपना सामान बेच सके और हमको भी क्या मिले, फॉरेन कंट्रीज में जाके अपना सामान बेचने की सुविधा मिल सके। ओके, इज जनरली कंस्ट्रूड टू मीन इंटीग्रेशन। तो मैम इसमें ये भी है मैम, बोलिए मैम, इसमें जो माइग्रेशन होता है पीपल्स का, क्या वो भी ग्लोबलाइजेशन में आएगा?
नहीं, माइग्रेशन ग्लोबलाइजेशन में नहीं है। ग्लोबलाइजेशन हम सिर्फ ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, यस मैम। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जनरली हम इसको समझते हैं दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मतलब हम बोलते हैं ग्लोबल है, मतलब पूरा जो वर्ल्ड ही है वो क्या है, एक फैमिली की तरह है, ओके। ये हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं। रादर इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, एक थोड़ा कठिन अगर इसको समझना चाहे तो एक थ्योरी है। इट इज एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज। एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी पॉलिसीज को इंक्लूड किया जाता है। एंड एम टू ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे कोशिश की गई है कि वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज है, अगर वो ग्लोबलाइजेशन की चीज को मानते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जैसे अभी अमेरिका इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था, किसके लिए, मेडिसिन के लिए, फॉर मेडिसिन के लिए। ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस आएगा, साथ ही इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जब अमेरिका को अपना मेडिसिन प्रोवाइड किया तो हमने अपने इंटीग्रेशन मतलब एकता को बढ़ावा दिया, अपने रिलेशनशिप्स को अमेरिका के साथ मजबूत किया। ये किस लिए हो पाया, ओनली फॉर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना। अगर ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी नहीं होती तो हम अपना सामान एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते इस टाइम पे भी। ओके, हु इज दैट? Okay, so the world towards greater interdependence and integration, it involves creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. तो यहाँ पे क्या की जाती है, सारी जो बाउंड्रीज है, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो, इसको धीरे धीरे की जाती है और एक स्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश की जाती है यूनाइटेडली, ओके। It links in such a way that the happenings in India can be influenced by events happening in miles away. इसकी वजह से क्या हो पाता है, जैसे इंडिया ने यहाँ से क्या किया, मेडिसिन भेजी, तो इसकी वजह से अमेरिका में जो इलाज हो रहा था उसमें कोई कमी नहीं आ पाई। तो मतलब बाउंड्रीज नहीं, बाउंड्रीज को हटाया गया है, साथ ही जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है उसको भी क्या किया गया, दूर किया गया, ओके। सो वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने या सामान भेजने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस को फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन से एक बहुत बड़ा इंडिया को बेनिफिट हुआ, दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का नाम सुना है किसी ने? यस मैम। क्या मीनिंग होता है मैम आउटसोर्स किसी थर्ड सोर्स से काम करवाना, बाहर वाले किसी से काम करवा लेना। आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है इंडिया में, हमारा जो टर्चरी सेक्टर जो इम्प्रूव हुआ है वो, उसके पीछे आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब सर्विस सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के पीछे हमारी कंट्री में बीपीओस, दैट इज कॉल्ड कॉल सेंटर्स, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। बीपीओ एंड केपीओ। बीपीओ एंड केपीओ। केपीओ इज नॉलेज प्रोसेसिंग, knowledge process unit, outsourcing, and PPO is business process outsourcing. बेसिकली यहाँ पे कॉल सेंटर्स जो होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के भी कॉल सेंटर्स होते हैं, वो हमारी कंट्री में होते हैं। मतलब अगर किसी जर्मनी की कंपनी को मान लीजिए, वहां से सामान किसी अमेरिकन ने खरीदा है और वो कोई मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जब कस्टमर केयर में फोन करती है तो वो कस्टमर केयर का कॉल इंडिया में आता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी, जर्मनी की कंपनी, अपना आउटसोर्सिंग का जो स्टेशन है, कॉल सेंटर, वो इंडिया में रन कर रही है। इसके पीछे कुछ रीजंस है, ओके। पहले आप इसको समझ लीजिए आउटसोर्सिंग है क्या। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। आउटसोर्सिंग में हम करते हैं, कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस। हम बाहर से क्या करते हैं, कुछ सर्विस को खरीदते हैं, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, जहाँ से हमें चीप लेबर मिले। जैसे इंडिया एक पुअर कंट्री है, लेकिन यहाँ के लोग क्या जानते हैं, इंग्लिश में वो बात करने में केपेबल है, जो आपको चाइना, जापान यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। या फिर फ्रांस में चले जाइए या जर्मनी में चले जाइए, आपको वहाँ के लोग, वहाँ की लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इंग्लिश में काफी एफिशिएंट होते हैं ड्यू टू कॉलोनियल रूल, ओके। तो विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली। अब मान लीजिए जर्मनी की जो कंपनी है उसने अगर अपने यहाँ कॉल सेंटर खोला होगा और वो जर्मन लोगों को यहाँ पे रख कॉल सेंटर में अमेरिकन लोगों को हेल्प करने के लिए, तो वो क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, उनको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
यही काम उन्होंने क्या कर दिया, इंडियंस को दे दिया। इससे क्या हो गया, उनको कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं किया, उनको पहले से इंग्लिश आती, उनको ट्रेनिंग दे दी गई कि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, और उस हिसाब से उनको सिर्फ पेमेंट करना है। तो चीप लेबर की वजह से वो जर्मन कंपनी क्या करेगी, अपना जो कॉल सेंटर है वो जर्मनी में ना खोल के इंडिया में खोलेगी। ठीक है। यस मैम। तो ये जो आउटसोर्सिंग है ये कहाँ पे आई है, like legal advice, computer service, advertisement, security, each provided by respective departments of the company. As a form of economic activity, outsourcing has intensified. तो इंडिया में आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा हब है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो पाया है, बीपीओ जैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की वजह से, आईटी सेक्टर जो हमारी कंट्री में डेवलप हो पाया है, वो क्यों डेवलप हो पाया है, इस सेक्टर की वजह से, आउटसोर्सिंग की वजह से ही। ठीक है। तो बेसिकली आउटसोर्सिंग क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गया। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं आपसे। यस मैम। ओके, तो दिस इज बेसिकली आउटसोर्सिंग। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो बाउंड्रीज है देखो किसी भी अलग अलग कंट्रीज की, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। आप जर्मनी की कंपनी अमेरिका को बेच रही है और अमेरिका उसके बारे में कोई डाउट हो रहा है तो वो इंडिया से पूछ रही है। और ये सारी चीजें किसकी वजह से हो पा रही है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू हम क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली आउटसोर्सिंग। और इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, स्किल्ड मैन पावर की। इंडिया के पास क्या है, स्किल्ड मैन पावर है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और वो प्रोफिशिएंसी, अगर उनको ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो प्रॉपरली इंग्लिश में बात कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इंग्लिश हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट शुरुआत से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग का जो मार्केट है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। सो because of low wage rates and availability of skilled manpower in India have made it destination for global outsourcing in post reform period. ठीक है, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बन पाया। एक तो है स्किल्ड मैन पावर क्योंकि हम एजुकेटेड है, और दूसरा हमारे वेज रेट्स काफी कम है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस फाउंड कब किया गया था, मतलब स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1995। ये क्वेश्चन आता है, हाँ 1995, एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले का नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब एक जनरल एग्रीमेंट हुआ था कुछ कंट्रीज के बीच में रिगार्डिंग ट्रेड एंड टैरिफ। मतलब कुछ कंट्रीज आपस में जब भी बिजनेस करेंगी तो कितनी चीजों का ट्रेड करेगी और क्या क्या टैरिफ रहेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने डिस्कस किया था। उसी को बाद में धीरे धीरे चेंज करके क्या किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट, वो 1948 में हुआ था। 1948 से 1995 तक इसने क्या किया, गैट के नाम से वर्क किया, और उसके बाद 1995 में इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। जब इसको स्टार्ट किया गया था 1948 में, तब इसमें 23 कंट्रीज थी। ठीक है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि काम कर रही थी एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। मल्टीलैटरल मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते थे उसके ऊपर निगरानी रखने का काम कर रहा था। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। WTO का काम क्या है, कोई भी अगर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। हर एक कंट्री को क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर बेनिफिट, प्रॉपर और इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, इसके साथ ही a rule based trading regime in which nations cannot place arbitrary limits on trade। और इसके साथ ही रूल्स कुछ ऐसे बनाए जाए कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड के ऊपर अचानक से कोई कंट्री पुट ना कर सके। इन सब चीजों का भी ध्यान कौन रखता था, WTO। In addition, its purpose is also enlarge प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज। धीरे धीरे जितनी भी प्रोडक्शन ऑन ट्रेड इंटरनेशनल बेसिस पे होता है, इन सारी चीजों का जो निगरानी है ये WTO ही करता है। तो वो कोशिश करती है कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
के वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेस उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो, नुकसान ना हो, कंट्रीज का एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, इन सब चीजों का ध्यान क्या रखती है, WTO रखती है। तो अभी भी हमारी जो किसी भी कंट्री के साथ जब हमारा बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, तो वो WTO के जो एग्रीमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए ही होता है। ओके, इसके साथ ही आपको एक टर्म मिल रहा है यहाँ पे, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल। बाइलैटरल का मतलब है दो के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में। मल्टीलैटरल का मतलब है एक कंट्री का बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है, मतलब जिसके सिर्फ दो कंट्रीज में ब्रांचेस नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में ब्रांचेस है। ठीक है, आपने ग्लोबलाइजेशन वाला अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करेगी, वो इंजन चाइना से बनवाएगी, वो बाहर का बॉडी इंडिया से बनवाएगी। ठीक है, ऐसे, हाँ, मारुति सुजुकी का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। इसके साथ ही नॉन टैरिफ बैरियर्स जो रहती है, जो इसके मेंबर रहते हैं WTO के, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है, कोई टैरिफ का बैरियर नहीं रहता। So as an important member of WTO, India has been the forefront of framing fair global rules. इसके बाद ही 1991 के जो रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद से WTO का एक इम्पोर्टेंट मेंबर कौन बन गया, इंडिया बन गया है। और अब इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल डेब्ट नहीं है, हमारे पास कोई भी कर्जा नहीं है, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इन द ईयर 1990s में। ओके, तो WTO Yes, by ma'am. removing quantitative restrictions and imports and reducing tariff rates, इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस है उसको लिबरेट किया गया है, इजी किया गया है। और ये सारा काम किसने किया है, WTO ने किया है। इम्पोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है और टैरिफ रेट्स को क्या किया गया है, कम किया गया है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हो कि अलग अलग सेक्टर में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। ईयर बाय ईयर Yes, ma'am. GDP में जो शेयर था वो कैसे चेंज होते गया है। देखो, पहले जो 6.7 था सर्विस का, वो धीरे धीरे उसमें इंक्रीज हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर Yes, जो 80-81 में 80 to 91 में 7.1 था, वो 5.9 हुआ है। और वो शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले 3.6 पे था, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ आगे पीछे Yes, होते ma'am. हुए बस 2014-5 में 15 में भी काफी कम हो गया है। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हो इसके हिसाब से मेजर सेक्टर में जो भी ग्रोथ हुआ है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इसके बाद कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं WTO की इंडिया के लिए, इंडिया जो इसका मेंबर बना है, लेकिन इसकी वजह से ही आज जो हम एक स्टेबल पोजीशन पे है इकोनॉमिकली, आज हमारे सामने कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी हमको क्या नहीं करना पड़ रहा है, फॉरेन कंट्रीज से हेल्प नहीं मांगनी पड़ रही है। हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, कोप अप करने की कोशिश कर रही है, हाँ, फाइट कर रहे हैं उस चीज को। वो हम बहुत कुछ अपनी पॉलिसीज में जो चेंज लेके आए उसी की वजह से कर पा रहे हैं। तो WTO ने जो सजेशन दिया था उसको एग्री करने की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज हमको मिली है। ठीक है, so developed countries देखो file complaints over agriculture subsidies given in their countries. Developing countries feel cheated as they are forced to open their markets for developed countries but are not allowed to access. कहीं यहाँ पे कुछ WTO के बारे में मतलब कुछ नेगेटिव बातें भी सुनने को मिलती है, जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज को क्या किया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज में से हटा दिया गया है। ठीक है, और डेवलपिंग है कि वो उसी रेट पे क्या करे, अपना सामान बेचे। सब्सिडीज नहीं मिलने की वजह से क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो कुछ कुछ यहाँ पे नेगेटिव बातें भी सुनने को मिलती है, लेकिन आपका जो मेन चैप्टर है उसमें आपको WTO के बारे में बस एक आध क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे देखो लास्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। जो असेसमेंट है यहाँ पे बेसिकली आपको जो ये पूरा टेबल दिया गया है उसी टेबल को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो टेबल है इसी टेबल का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है कि ईयर बाय ईयर कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पे फर्क पड़ा है और हमारी इकोनॉमी जो एक अनस्टेबल कंडीशन में थी उससे वो एक स्टेबल कंडीशन में आ सकी है। आ गई है।
यहाँ पे ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट होता है। ये सबसे इजीएस्ट आपका टॉपिक था। इसके अलावा ये सब टॉपिक्स है, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, ये इजी टॉपिक्स है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आता है तो आप मुझको व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. एट द एंड हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, that the process of globalization through liberalization and privatization policies has produced positive as well as negative results. देखो हर एक चीज के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हमारे यहाँ भी आए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपने ही पढ़ा था कि चाइना की वजह से क्या हो गया था, यहाँ का पूरा जो टॉय इंडस्ट्रीज था वो धीरे धीरे पूरा बर्बाद हो गया था, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेड सामान आने की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ के जो स्मॉल सेक्टर्स थे, बिल्कुल जो छोटे तबके के जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी। तो कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट भी है, लेकिन ओवरऑल एक ग्लोबल मार्केट होने की वजह से उसका फायदा हमको मिला है। हमें हाई टेक्नोलॉजी, इंक्रीज पॉसिबिलिटी, ये सारी बहुत सारी हमको फैसिलिटीज मिली है। और अब हम इंटरनेशनली हम इंडिया को एक नोन कंट्री मान सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए पहले इंडिया को जो ऐसे एक बहुत गरीब कंट्री माना जाता था और माना जाता था यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। अब वो सिनेरियो चेंज हुआ है, ओके। तो ये पूरा चैप्टर ma'am. कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। आई विल सेंड ऑल द नोट्स इन व्हाट्सएप ग्रुप और मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, ओके। Yes, ma'am.